वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि हम रीज़न आईएएस के मई 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज जो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन का जो टॉपिक होगा वह है लैंड बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे और कोविड-19 वैक्सीन एंड आईपी वेवर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आज हम ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है लैंड बैंक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने है उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है कि वह लैंड बैंक कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे। उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को फाइनलाइज्ड कर लिया है। इसका काम क्या होगा, ये सेल करेगी जो लैंड पार्सल होते हैं जो कि ओन्ड करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनके द्वारा। जो प्रपोज़ल है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के समक्ष रखा गया है अप्रूवल के लिए और ये कैनेडियन मॉडल पे आधारित है जो कि एक लैंड स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी बनाएंगी उस एज ए कंपनी के रूप में। जो कंपनी है ये डेवलप करेंगे जो कि एसेट होंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट के रूप में। जो स्पेशल प्रपोज व्हीकल है वह उनके पास एक्सपर्ट भी होंगे ताकि वे रिज़ॉल्व करेंगे जो डिस्प्यूट होंगे जो कि उन प्रॉपर्टी के सेल के लिए जिन्होंने हैम्पर करा है। लैंड बैंक होगा क्या, ये गवर्नमेंट एंटिटी होगी और नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन होगा जो कि मैनेज करेगा और डिस्पोज करेगा जो कि वेकेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, वेकेंट लैंड होती है और टैक्स डेलिक्वेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, सो दैट वेकेंट प्रॉपर्टी कैन बी रीडेवलप्ड फॉर मोर प्रोडक्टिव यूज़। जो स्टेट गवर्नमेंट ने बिगेन करा था कि वह बैंक लैंड को 1990s में एस्टैब्लिश करें, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड था। 2017 तक ज़्यादातर जो स्टेट थी इंडियन स्टेट उन्होंने साइजेबल लैंड बैंक्स को एस्टैब्लिश कर लिया था और उन्होंने उसके प्रोसेस को कि वह उसे क्रिएट करें उसको कंटिन्यू करा था। नीति आयोग की जो स्ट्रेटजी है न्यू इंडिया एट 75 जो कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को डोमिनेट करती है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि वह एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करे जो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मैप से तैयार हों ताकि प्री अप्रूव्ड लैंड बैंक्स को क्रिएट किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। हम स्टेप्स देख लेते हैं जो लैंड बैंक के लिए उठाए गए थे। 2020 में नेशनल जीएस एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद जीआईएस सिस्टम है जो कि 6 स्टेट के साथ किया गया था फर्स्ट फेज़ में। फिर सेकेंड फेज़ में 8 मोर स्टेट उसने उसको ज्वाइन कर लिया। एट प्रेजेंट इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है जो पोर्टल है जीएस एनेबल्ड डाटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया अक्रॉस द कंट्री 3,350 पार्क्स और क्लस्टर को कवर करती हैं और इसमें जो लैंड की एरिया है वो 4,75,000 हेक्टेयर लैंड है जो कि 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर करती हैं। देन हम देख लेते हैं आईएएस का एम क्या है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी अवेलेबल लैंड है ताकि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए डेवलप हो सके। देन जीआईएस मैपिंग हो सके इंडस्ट्रियल क्लस्टर का। ये लिंक करती है जो स्टेट की जीआईएस पोर्टल है टू स्टेट लैंड बैंक से। इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो जैसे कि रेल, रोड और कनेक्टिविटी वगैरह का। देन हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं लैंड बैंक से। देन सबसे पहले है लैंड यूज़ एफिशिएंसी। हमारे पास जो 2.4% टोटल एरिया है वर्ल्ड की लैंड का और इंडिया सपोर्ट करता है उसमें 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, जो कि बनाता है लैंड को एक स्कार्स रिसोर्स। जो लैंड बैंक है वह अलाउ करेंगे ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड का, जैसे भी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो जो कि 52% वेकेंट लैंड को कंट्रीब्यूट करता है। देन ये एड्रेस करेगा इन ऑर्डिनेट डिले इन डिस्पोजिंग गवर्नमेंट लैंड।
ये होता है जब एडुकेट लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते, एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डाटाबेस नहीं होता, अपोजिशन होते हैं ट्रेड यूनियन से, इलीगल एनक्रोचमेंट से भी एक प्रॉब्लम बनती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री। जो एक डेडिकेटेड लैंड बैंक होगा तो वह टाइम बाउंड यूटिलाइजेशन हो सकेगा जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। चाइना की स्टडी से हमें ये शो होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है लैंड का इकोनॉमिक ग्रोथ में 2001 और 2009 तक, वह लार्जली एक्सपेंड हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जो कि स्टैगरिंग था 26.07%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। देन हम देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करेगा बिकॉज जो अकॉर्डिंग टू द CPR सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च स्टडी ने एस्टिमेट किया कि 7.7 मिलियन पीपल है वह कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड हुए हैं इंडिया में, और ये 2.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट को थ्रेटन कर रहा है अप टू $200 बिलियन। और लैंड बैंक एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है ताकि फ्री और इजी एक्सेस हो जो रिलेटेड इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि एक हेल्प करेगी कि इन्फॉर्म डिसीज़न हो सके इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सके। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। LARR एक्ट के अनुसार ये सीन किया गया है कि बहुत सारे इम्पीडमेंट हुए हैं लैंड एक्विजिशन में। अदर लार्ज प्रोजेक्ट लाइक वेदांता जो कि बॉक्साइट में माइनिंग प्रोजेक्ट था उड़ीसा के नियामगिरी में, और जो टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट था सिंगूर वेस्ट बंगाल में, वह भी कैंसिल हुआ है बिकॉज ड्यू टू लैंड इश्यूज़। अगर अवेलेबिलिटी होगी एसोसिएटेड परमिट की और नियर एब्सेंस होगा लैंड लिटिगेशन, तो ये रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट ओवररन्स होते हैं और डिक्रीज़ करेगा जो कॉर्पोरेट की बैंक्रप्सी होती है। नीति आयोग की स्टडी ने भी ये स्ट्रेंथन करा है कि आर्बिट्रेशन जो एस्टिमेट होते हैं, जो डिस्प्यूट और लैंड होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, वह 20 ईयर्स तक ले लेता है कोर्ट्स में रिज़ॉल्व होने के लिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। देन अदर बेनिफिट्स भी होंगे बिकॉज ट्रांसपेरेंसी आएंगी लैंड मार्केट ट्रांजैक्शन में, अवेलेबिलिटी होगा कंसोलिडेटेड लैंड का, बर्डन जो जुडिशरी के ऊपर है लैंड जो डिस्प्यूट होते हैं उससे रिलेटेड वो भी रिड्यूस होएगा, और इन्फॉर्म डिसीज़न मेकिंग बन जाएगी वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए। अब हम ये LARR एक्ट है इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, जिसे LARR एक्ट भी बोलते हैं, ये 2013 में पास्ड हुआ था। इस एक्ट ने रिप्लेस किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का। ये एक्ट प्रोवाइड करता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को, ताकि हम मैप को स्टडी करें और एस्टिमेट कॉस्ट एंड बेनिफिट है जो कि पीपल इफ़ेक्ट हुए हैं इस एक्विजिशन से, उसको स्टडी करें। और ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ये मैंडेटरी है सभी प्रोजेक्ट के लिए, एक्सेप्ट जो केसेस है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड होता है। जो भी एक्विजिशन होती है रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट जो कि पीपल को प्रोवाइड किया जाता है, वह भी इस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जा सकता है। कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि 4 टाइम्स होगा अगर वह मार्केट वैल्यू से, अगर वह रूरल एरियाज़ में है, एंड 2 टाइम्स होगा अगर वह अर्बन एरियाज़ में है। ये एक्ट स्टिमुलेट करता है ताकि मैंडेटरी कंसेंट हो जो 70% है लैंड ऑनर का, जो कि एक्वायर करते हैं लैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, और 80% जो कि प्राइवेट कंपनी के लिए करते हैं एक्वायर लैंड। सो अब हम देख लेते हैं कि कंसर्न क्या है एसोसिएटेड लैंड बैंक से। देन हम देख लेते हैं कि कंसर्न क्या है लैंड बैंक से। जो लैंड बैंक है वो रेज़ करता है क्वेश्चन का ऑनरशिप का और राइट का। जो लैंड बैंक है वो स्ट्रेटेजिकली अवॉइड करता है लीगल जो बॉटलनेक्स होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं एक्वायरिंग लैंड को, और डिमांड करता है लेजिटिमेट प्रोसीजर। बट स्टेट गवर्नमेंट आर रशिंग, वे जल्दबाजी में ऐसे लैंड बैंक को बिल्ड कर रहे हैं बोथ प्राइवेट और कॉमन लैंड को लेके, और वह पीपल्स के राइट के बारे में भी देख नहीं रहे हैं। देन लीगल लूप होल्स भी होते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1890 के अनुसार जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वायर है
कि वह फॉरेस्ट क्लियरेंस और अप्रूवल ले सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, ताकि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए हम यूज़ करें। बट ये प्रोविज़न कि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है वह लैंड बैंक के अंदर ले रहे हैं अंडर द एक्ट। एंड देन है इग्नोर्ड आइडल ऑफ जस्टिस। जो रिपोर्ट थी जो कि सब प्लानिंग कमीशन को सबमिट करी गई थी 2011 में, उसने सजेस्ट करा था जो अनयूज्ड लैंड होते हैं जो कि कल्टीवेबल हैं उसको स्टेट लैंड बैंक में रख देना चाहिए और उसको लेटरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो लैंडलेस कम्युनिटीज़ होती हैं। बट ये रैपिड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के बाद जो ये आइडिया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का वह बैकसीट के रूप में ले लिया गया है। और जो लैंड जो अनयूज्ड होती थी 5 ईयर्स तक और जो लैंड एक्वायर कर दी जाती थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया जाता है ओरिजिनल ओनर और उसको या फिर उसको इंक्लूड कर दिया जाता है स्टेट लैंड बैंक में अंडर द LARR एक्ट। और बहुत सारे केसेस में ये लैंड बैंक जो स्टेट के द्वारा हेल्ड किया जाता है उसके अंदर भी रख दिया जाता है। इससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है बिकॉज़ रिपोर्ट ने ये क्वेश्चन करा है कि ये रिस्क ले रहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक लैंड में और जो कि फेस कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सिमिलर टू दोज दैट प्रिवेंटेड द प्रीवियसली प्लान प्रोजेक्ट। दीज ईयर रिकॉर्ड जो लैंड यूज़ और ऑनरशिप के लिए था और जो डी फैक्टो यूज़ था ग्राउंड के लिए वो भी मैच नहीं कर रहा है। और वन टाइम सॉल्यूशन सच जो लैंड बैंक्स हैं वे सिर्फ वन टाइम सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं और ये न्यू वैकेंट लैंड जो फाइंड करने के लिए डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं बिकॉज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट में लैंड की ज़रूरत होती है जो कि अनअवेलेबल है और उस वह सर्कल कर रहा है बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन। देन हम देखते हैं कि वे अहेड क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम से डील करने के। लैंड बैंक एक रोबस्ट स्ट्रेटजी है और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंसर्न है उसको हमें एडुकेट अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि हम जो रिफॉर्म कर सके उसमें और एक लैंड रिकॉर्ड रिपॉजिटरी बना सके, डिजिटाइजेशन कर सके लैंड का और इंटीग्रेट कर सके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो कि टाइटल से रिलेटेड है और एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सके ताकि टाइमली रेजोल्यूशन हो सके। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और जो पब्लिक लैंड डिस्प्यूट डाटा है उसको स्वामित्व स्कीम्स के तहत बनाना चाहिए और एक लैंड जो पूलिंग होती है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो डेवलपमेंट हुई थी अमरावती सिटी इन आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोक्योर करे थे 13,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो कि 25,000 फार्मर से ली गई थी और उनको बहुत ही छोटी अमाउंट में डेवलप लैंड दी गई थी जो कि बहुत कम था जो उनसे ज़मीन ली गई थी। देन ये हम इस आइडिया को रेप्लिकेट्स कर सकते हैं लार्जर स्केल में। हम जो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी लैंड दी है उसको हम एक शेयर भी दे सकते हैं ओनरशिप में, मतलब उसको हम इक्विटी के रूप में भी दे सकते हैं अगर हम उनसे लैंड ले रहे हैं तो। और जो लैंड ओनर को ताकि अपनी लैंड को सेल ना करना पड़े बट रेदर वह उसमें इन्वेस्टमेंट करे और उसका रिटर्न उनको मिलता रहे जो भी उसमें प्रोजेक्ट बने। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसेंटली जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी ने एक टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट पब्लिकली उसको पब्लिकली डोमेन पे रखा है जो कि रिपोर्ट है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जो प्रपोज़ल था जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करने के लिए वह फर्स्ट फ्लॉट किया गया था ड्यूरिंग यूनियन बजट इन 2019। सो सितंबर 2019 में सेबी ने कंस्टिट्यूट करी थी एक वर्किंग ग्रुप ताकि मॉडलिटीज़ को ले डाउन कर सके ताकि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट कर सकें। जो वर्किंग ग्रुप है इसने अपनी सबमिट कर दी थी रिपोर्ट जून 2020 में और सितंबर 2020 में सेबी ने एक सेटअप की थी टीजी जो कि एक टेक्निकल ग्रुप था ताकि फ़र्दर एडवाइस ले सकें हम इस मैटर पे और क्लैरिटी हमें है जो रिकमेंडेशन दी गई है वर्किंग ग्रुप के द्वारा। देन हम देख लेते हैं जो की रिकमेंडेशन थी टेक्निकल ग्रुप की। देन हम रिकमेंडेशन देख लेते हैं टेक्निकल ग्रुप की। जो कोऑपरेटिव
फाउंडेशंस है और पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस टेक्निकल ग्रुप ने अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है कि वह फ़ंड रेज़ कर सके SSE मैकेनिज़्म से। और जो फॉरेन सोशल एंटरप्राइजेज़ हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलाउ कर दिया गया है कि वह टैप कर सके सोशल स्टॉक एक्सचेंज को और उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सके सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने अलाउड कर दिया गया है वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट NPOs के लिए भी एंड FPAs के लिए भी। जो मोड अवेलेबल है NPOs के लिए वह इक्विटी से कर सकते हैं, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होता है, इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करा जाता इन्वेस्टर को, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही पे कर दिया जाता है। एंड जनरली ये जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही अवेलेबल होते हैं। एंड द डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स हैं और सोशल इम्पैक्ट फ़ंड है जिसको सोशल वेंचर फंड भी बोलते हैं। इसमें 100% ग्रांट इन ग्रांट्स आउट प्रोविज़न भी है और जो डोनेशन होती है इसमें इन इन्वेस्टर के द्वारा वह म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होती है। और जो FP एंटरप्राइजेज़ हैं उसमें इक्विटी के थ्रू वह मनी रेज़ कर सकते हैं। एंड इसमें डेब्ट के एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड एंड सोशल वेंचर फंड के थ्रू भी। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग फ़ंड है SSE में वह है 100 करोड़ रुपीज़। इसमें ब्रॉड जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी लिस्ट को ड्रॉन करा जाएगा जो कि नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जहाँ पे सोशल एक्सचेंज एंगेज हैं। इसमें जो बहुत सारे जो पैरामीटर्स होंगे वो है एरेडिकेटेड हंगर, पावर्टी मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करना एंड इनइक्वालिटी को भी और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना ताकि और वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए और LGBTQ कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए और ट्रेनिंग दे ताकि प्रमोट किया जा सके रूरल सपोर्ट को और स्लम एरिया डेवलपमेंट को और अफोर्डिंग हाउसिंग को। अब हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करता है एक रेगुलेटिंग फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करेगा ताकि वह सोशल पर्पज़ के लिए फ़ंड को रेज़ कर सकें। और इसमें अभी तक जो एवेन्यूज़ हैं सोशल सेक्टर में वह सिर्फ FPs एंड NPO हैं, वह रिसीव करेंगी फंडिंग, वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ़ंड को रिसीव करेगी, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से भी, और जो फिलैंथ्रोपिक जो ग्रांट्स दिए जाते हैं और गवर्नमेंट के ग्रांट्स दिए जाते हैं उससे भी। ये ब्रिंग करेगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, NPO को, FPOs को और इम्पैक्ट इन्वेस्टर को, स्पेशली जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कि वह बाय कर सकें स्टेक को इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड फ्रॉम लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मैकेनिज़्म के रूप में भी प्रोवाइड कर सकता है ताकि हम सोशल जो इन्वायरमेंट मिशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रिजर्व कर सके और एक इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देगा ताकि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सके इन्वेस्टमेंट से, जिसका पोटेंशियल है कि वह रिड्यूस करे फाइनेंशियल रिटर्न को। और मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज होंगे UK सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा सोशल वेंचर कनेक्शंस एंड साउथ अफ्रीकन सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज एंड सिंगापुर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। देन हम ये देखते हैं कि वह मनी को कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर है वह इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में जो कि इम्पैक्ट इंश्योरेंस के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं और ये हेल्प करेगा कैपिटल को रेज़ करने के लिए प्रोजेक्ट के और सोशल इंटरप्राइज को क्रिएट करेगा। देन ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड हैं प्रेफरेबल सिक्योरिटी टाइप में वह भी इसमें मनी को फंड कर सकते हैं। एंड देन इंश्योरेंस एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। हमें क्यों नीड है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का? बिकॉज इसकी वजह से मार्केट एक्सेस इम्प्रूव होएगा। सोशल एक्सचेंज एक मीटिंग ग्राउंड है सोशल सेक्टर का, FPs एंड NPOs का और इन्वेस्टर तक, ताकि इनबिल्ट रेगुलेशन हो सके और लार्जर विजिबिलिटी हो इन्वेस्टर और इन्वेस्टीज़ की। और ये सिनर्जीज़ भी क्रिएट करता है इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में सोशल एम्स में। बहुत सारे जो चॉइस होते हैं वह उसको बढ़ाता है। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करा जा सकता है। इससे ड्यू डिलीजेंस और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक है
जो कि SSE के द्वारा इंस्टॉल की गए हैं, उसके लिए एक बैकग्राउंड चेक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए कि उनके मनी प्रॉपर्ली यूज़ भी रह रहे हैं सोशल सेक्टर में या नहीं। और एक फिलैंथ्रोप सॉरी ये परफॉर्मेंस बेस्ड फिलैंथ्रोपी भी चेक हो सकता है। इसमें परफॉर्मेंस जो एंटरप्राइजेज़ की जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है ताकि बेटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये गवर्नमेंट का बर्डन भी रिड्यूस करेगा बिकॉज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक लेवरेज भी प्रोवाइड कर सकता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए बहुत सारे एरियाज़ में, ताकि कोलैबोरेटिव अप्रोच हो गवर्नमेंट का, ताकि वह डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोविड-19 के दौरान सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोविड-19 एड फंड को भी सेटअप करने के लिए हेल्प कर सकता है, जो कि एक्टिवेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ताकि जैसे कि पे फॉर सक्सेस बॉन्ड विद फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन और CSR स्पेंडिंग एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टर एक्सेट्रा। देन हम चैलेंजेस देख लेते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। चैलेंजेस देख लेते हैं हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें जो डेफिनेशन है सोशल एंटरप्राइजेज़ की वह प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं है बिकॉज़ बहुत सारे एंटरप्राइजेज़ के रेंजेस हैं और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल गुड को डिलीवर कर रही हैं। हमें ज़रूरत है कि हम क्लियरली डिफ़ाइन कर सकें जो काउंटर्स है सोशल एंटरप्राइजेज़ का। इसमें हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है बिकॉज़ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड डिलिजेंस है, मॉनिटर्ड है, सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट एवोल्यूशन डिज़ायर करी जाती है। एंड इन्वेस्टमेंट रेडीनेस एंड स्कोप ऑफ द एमर्जिंग एंटिटीज़ उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। एंड जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको फोकस करना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग सोशल एंटरप्राइजेज़ की और लिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की। देन इम्पैक्ट एवोल्यूशन की भी ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ़ाइन करें जो स्टैंडर्ड मैट्रिक है ताकि हम मेजर कर सकें जो भी इम्पैक्ट है सोशल प्रोजेक्ट का एंड एसोसिएट सोशल एंड फाइनेंशियल रिटर्न। और फिर जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है टैक्स बेनिफिट को भी मेजर कर सकें। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वे क्लियरली डिफ़ाइन कर सकें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो कि ट्रेड करे जा रहे हैं और टैक्स रिलेटेड रेगुलेशंस भी, ताकि क्लियरली पुट ऑन हो सके प्लेसेस पे। देन हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं ताकि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जो कि एनेबल करे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, ताकि वे थ्राइव कर सके और फ्लरिश कर सकें इंडिया में। फर्स्ट है सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग हो। कॉमन जो मिनिमम स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग के सोशल इम्पैक्ट के बहुत क्लासिफिकेशन वह रिड्यूस करा जा सके इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को। टैक्स बेनिफिट हमें ज़रूरत है कि हम सिंक्रोनाइज़ करें टैक्स लॉज को जो कि सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं, ताकि इंक्रीज़ हो सके जो फंडिंग मॉडल्स हैं वेरियस क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स में। हम एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकें और इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी को ये वर्क करेगा ताकि ये हमारे 2 टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोविड-19 वैक्सीन और IP वेवर के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।